So hello everyone, myself Sudhanaran and today I am going to discuss about a very important topic according to our NEET and JEE Mains. Okay, so in advance also we will get a lot of questions from this part. So हम शुरू करते हैं अपना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड में अपन के पास क्या है, अपन के पास बहुत सारे अजम्पशंस हैं और इन अजम्पशंस को हमें थोड़ा सा समझना होगा, नहीं समझेंगे तो हम आगे क्रिस्टल फील्ड में बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम इज प्योरली आयोनिक rather than covalent nor coordinate। सो वीवीटी ने अपन को क्या बताया था ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच। लिगेंड अपना फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल्स के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बट यहाँ पर क्या बन रहा है ना, प्योरली आयोनिक बॉन्ड जो कि आदर्शन में दिया गया है। सिमिलरली लिगेंड्स आर टू बी अज्यूम टू बी पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस अपन समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जैसे पॉइंट चार्जेस हम लिगेंड को अज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली एक्सप्लेन्स about the splitting of d orbitals only, not s and p orbitals, so not s and p orbitals. So this we have to keep in our mind, don't split p orbitals into px, py, pz, so you have to only discuss about d orbitals. Similarly it gives exact magnetic moment value, तो ये अपन को exact magnetic moment value देता है और हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अपन को तो पता है म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ n into n minus 1 बोर n plus 2 बोर मैग्नेटन। ओके, रूट ओवर भी डाल देना, तो वहां पर क्या होता है अपना मैग्नेटिक मोमेंट इधर अपन को एग्जैक्ट मिलता है। तो अभी हम देखेंगे आगे आगे क्या हमारे पास है। तो डज नॉट गिव एनी इन्फो रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन रिगार्डिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें कोई इन्फो नहीं देता, रादर देन वीवीटी हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता था हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग। तो पहले चलते हैं, हम वीवीटी को थोड़ा रिव्यू करते हैं, फिर हम मैग्नेटिक मोमेंट और सीएफटी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, फिर अपना फेवरेट पार्ट ऑक्टाहेड्रल की सीएफटी डिस्कस करेंगे इन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। सो देखते हैं क्या है अपने पास। तो सीएफटी का एडवांस लेवल अपन पढ़ रहे हैं, तो पहले देखते हैं वीवीटी का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो वीवीटी ने क्या बताया था ना, ऑक्टाहेड्रल में क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है ना, D2 sp3 और sp3d2, राइट। यहाँ पर देखिए 6 ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पर जो d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन कौन से d ऑर्बिटल्स हैं, यही तो अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। dx² माइनस y² और dz² को अपन क्या लिख सकते हैं, dz² माइनस dx² माइनस y² माइनस 2z²। सो आपको अगर पता होगा तो ये अपने दो d ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, और वो दो d ऑर्बिटल कौन है ना, dx² माइनस dz² एंड dy² माइनस z²। सो ये दोनों d ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन से अपना फाइनल रिजल्टेंट बनता है dz²। ओके, तो यहाँ पर देखिए dx² माइनस y² और dz² अपन को कैसे पता चला, और भी आगे हम डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल में। सिमिलरली हमारे पास और एक स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लानर, जो कि बहुत ही यूज होता है इधर इस टॉपिक में। तो स्क्वायर प्लानर में एक ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, वो है dsp2, बिकॉज टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। और ये जो dsp2 का ऑर्बिटल है ये है dx² माइनस y²। सिमिलरली अपने पास TBP ज्योमेट्री है जो इस CFT के अंदर आता है, और हमें VVT इसका जानना जरूरी है। और यहाँ पर ऑल्सो आपको इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दिखेगा। ये अपना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है sp3d और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है dsp3। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग d ऑर्बिटल है dz², और हम उसका दूसरा नाम भी जानते हैं, राइट, dx² माइनस y² माइनस 2z²। सो कभी कभी एडवांस में अपन को ऐसा क्वेश्चन डाल देता है जहां पर अपन फंस जाते हैं, अरे ऐसा तो कोई ऑर्बिटल हमने नहीं देखा, तो सर ने बताया था आपको देखना चाहिए था। तो अगर आप हायर बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, जो भी बताया जा रहा है वही देखिए। बिल्कुल आगे चलते हैं, और आपको तो सेफ ही पता होगा इन दोनों ऑर्बिटल्स का, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। टीबीपी का है ट्राइगोनल प्लानर, राइट, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लानर नहीं। सो अभी आगे बढ़ते हैं अपन, वीवीटी का थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन ले लिया। अभी डी ऑर्बिटल्स के शेप के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये दोनों का शेप और ये दोनों कहाँ लाया करते हैं, बिकॉज यही क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन में, और कोई क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको पता ही होगा ये अपने जेड एक्सिस से, वाई एक्सिस से, इसे भी जेड एक्सिस ले लीजिए, इसे भी वाई एक्सिस ले लीजिए, और इसे एक्स एक्सिस ले लीजिए। तो dz² dx² माइनस y², इसको बनाइए, dz² इसको बनाइए। तो आपको पता है dz² लाई करेगा z एक्सिस के ऊपर कंप्लीटली,
और जो हमने डिस्कस किया था जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा उसमें ऐसे वो क्लाउड की रिंग बना के रहेगा बाहर की तरफ। तो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सिमिलरली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो कैसे रहेगा ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर ही वो ऑर्बिटल रहेगा। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, इन बिटवीन नहीं रहेगा, ऊपर ही रहेगा, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर अपना लूप बना सकते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं ये दोनों ही क्यों सेफ्टी में पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में, फिर हम आगे चलते हैं ये दोनों ही क्यों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। तो एक ऑक्टाहेड्रल सिंपल मॉलिक्यूल का क्या होगा, मेटल के साथ 6 लिगेंड लगे होंगे, 6 लिगेंड्स। तो देखिए यहाँ पर अपना ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, स्क्वायर बना दीजिए, और ये है L और ये भी L। सो ये Ml6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है जहाँ पर 6 लिगेंड लगे हुए हैं एक मेटल के साथ, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एंड यहाँ पर क्या होता है ना, अपना जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेटल के लिए एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। समझिए ये अपना वाई एक्सिस ले लीजिए, इसको कोई भी एक्सिस ले लीजिए, यहाँ पर इसे ले लीजिए एक्स एक्सिस, और हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन को अपन ले लेते हैं जेड एक्सिस। तो यहाँ पर तीनों एक्सिस हमने ले लिया है। तो लिगेंड्स किस तरफ से L1 L' सबको L' दे दीजिए। लिगेंड किस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं ना, एक्सिस की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। और लिगेंड अगर एक्सिस की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, आपको अभी हमने डी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर बताए, तो कौन से डी ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स के इन बिटवीन एक्सिस लाई करते हैं। अगर आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर याद होगा तो अपन एक का बनाते हैं डी वाई जेड का बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये लोग इन बिटवीन में लाई करते हैं, और ये अपने एक्सियल में लाई नहीं करते। तो एक्सियल पोजीशन में कौन लाई करते हैं ना, प्रीवियसली अपने जो डिस्कस किया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसीलिए अपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यही दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और अभी अपन डिस्कस करेंगे यही दोनों ऑर्बिटल सीएफटी में क्या करते हैं। तो देखते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात ये कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपना जो ये बॉन्ड लेंथ है एक्सियल और इक्वेटोरियल का, ये कैसा होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ कैसा होगा। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। अगर परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल के लिए ये L इक्वेटोरियल इज इक्वल टू L एक्सियल। सो L एक्सियल कौन सा है बेटा, ये है एक्सियल लाइन, राइट। ये एक्सिस से जेड एक्सिस, तो यहाँ पर इसको हम एक्सियल बोलते हैं, और ये प्लेन में हम जितने भी लिगेंड्स हैं उन लोगों को इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये है इक्वेटोरियल और यहाँ पर ये है एक्सियल, जो कि रहा अपना इक्वल। और यहाँ पर और दो क्वेश्चंस क्या में आते हैं, तो नीट में रेगुलरली पूछे जाते हैं, टीबीपी में L एक्सियल और L इक्वेटोरियल का रिलेशन क्या होगा। तो वहां पर एक ट्रिक आता है कि अपना एक्सियल जो हो बड़ा होता है इक्वेटोरियल से, राइट। सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अपना एक्सियल जो होता है इक्वेटोरियल के बॉन्ड लेंथ से बड़ा होता है। सिमिलरली पेंटागोनल बाइपिरामिडल CnF7, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, राइट। PBP इसको बोल सकते हैं अपन, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पर क्या होता है ना, L इक्वेटोरियल जो होता है L एक्सियल से बड़ा होता है। तो ये दोनों, ये तीनों कंक्लूजन अपन को याद रखना चाहिए। परफेक्ट कंडीशन में ये होता है, अगर आप लोन पेयर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करते हो तो तब जाके कुछ हो सकता है डिफरेंट। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज नेक्स्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया कि लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं अपने एक्सियल ऑर्बिटल की तरफ से, और ये एक्सियल पोजीशन में जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन देखने को मिलेगा। रिपल्सन किस किस के बीच में होगा, सो रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लिगेंड टू अपना किससे ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लिगेंड से वैकेंट डी ऑर्बिटल के क्लाउड के साथ। सो वैकेंट डी ऑर्बिटल के क्लाउड के साथ, सो वैकेंट डी ऑर्बिटल का भी ऐसे अपना रेडियस रहता होगा ना, उसके क्लाउड के साथ इसका रिपल्सन होगा। तो उसी वजह से क्या होगा ना, इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी बढ़ने लगेंगी, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहला चीज तो वो डिपेंड करेगा अपने इनकमिंग लिगेंड के ऊपर। सो वो इनकमिंग लिगेंड अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, SFL है या WFL है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, मतलब डी ऑर्बिटल्स
इन दोनों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा राइज करेगी, अगर वीक फील्ड होगा तो इन दोनों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम राइज करेगी। तो अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है बच्चों। तो यहां तक तो अपन को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं CFT में अपन क्या कर सकते हैं और क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हम देखते हैं कि पहले अपना जो 5d ऑर्बिटल्स होता है विदाउट any incoming electron, any incoming ligand, what happens ना, all are degenerate। अपन degenerate का मतलब समझते हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, तो degenerate का मतलब है in same energy level। So जब एक ligand अप्रोच करता है, ligand approaches, तो तब क्या हो जाता है, ये एनर्जी लेवल थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, और ये थोड़ा इंक्रीज कर जाने के बाद जब लिगैंड बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है अपना CFT के असम्पशन के हिसाब से आयनिक बॉन्ड बोल सकते हो, आप अपने PVD के हिसाब से बोल सकते हो, तो अपन CFT पढ़ रहे हैं इसलिए उसके असम्पशन से ही बोलते हैं। प्योरली आयनिक इंटरेक्शन जब करता है तो तब क्या होता है ना, डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर लेते हैं। किन हिस्सों में, अभी हमने डिस्कस किया किसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो इन लोग की एनर्जी बढ़ रही है dz² dx² - y² एंड dz² की। तो उन लोगों का जो लेवल है ऊपर चला जाएगा और इन लोगों का लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा, बिकॉज जितना ऊपर जाना चाहिए उतना नीचे जाना चाहिए। हमें टोटल एनर्जी सिमिलर चाहिए इस डी ऑर्बिटल्स की, मतलब ये जो है डीजेनरेसी अपनी मेंटेन रहनी चाहिए। ओके, डीजेनरेसी नहीं मेंटेन रहेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं CFC क्या है, क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पर इसको अपन थोड़ा ऊपर बनाते हैं, बिकॉज ये थोड़ा ऊपर जाएगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग में, तो इसे लिख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो जितना ऊपर जाना चाहिए उतना नीचे आना चाहिए। अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो मेंटेन रहना चाहिए अपना इक्विलिब्रियम, डीजेनरेसी जो भी बोल सकते हैं। तो इस बीच वाले लाइन को अपन बोलते हैं बैरी सेंटर। ओके, साइंटिस्ट बैरी नाम उन्होंने दिया था इसीलिए बैरी सेंटर बोल रहे हैं, ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं है, आप उसे सेंटर भी याद रख सकते हो। तो प्लीज जो अपने एनसीईआरटी टर्म्स है उसको फॉलो कीजिए। तो हो गया, ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, ये वाला पार्ट छोटा हो गया। तो इधर ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम लेते हैं डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, और अब डेल्टा टी लेते हैं टेट्राहेड्रल के लिए, डेल्टा एस को लेते हैं स्क्वायर प्लैनेट के लिए। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है जो कि अभी हम नहीं जानना चाहेंगे, अभी हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में फोकस करना चाहेंगे। तो क्या देखते हैं अभी अपन, यहाँ पर हमें मिलता है ये जो पार्ट है इसका वैल्यू वो है 0.4 डेल्टा नॉट, और ये जो पार्ट है इसका वैल्यू वो है +6 डेल्टा नॉट। बिकॉज ये ऊपर जा रहा है, हम बैरी सेंटर को न्यूट्रल लेवल समझे, तो नीचे जा रहा है तो नेगेटिव ले रहे हैं, ऐसे कोई नेगेटिव पॉजिटिव या रिलेटिव ही है। और अपना टोटल जो ऊपर वाला पार्ट है उन लोगों की एनर्जी कितना है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 2 ही मल्टीप्लाई करिए। राइट, और इधर अपन देख सकते हैं -0.4 के लिए, -0.4 के लिए अपन 3 ऑर्बिटल को मल्टीप्लाई करते तो ये आ गया -1.0। ओके, सो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिलेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है 4, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6। तो ये है 2.4 डेल्टा नॉट, ये है -2.4 डेल्टा नॉट। और अपनी डीजेनरेसी मेंटेन होनी चाहिए, जितना एनर्जी ऊपर तक ये ग्रो कर रहा है उतना ये नीचे तक भी आना चाहिए अपने जो स्प्लिटिंग है। तो इसे ही बोलते हैं हम सेफ्टी स्प्लिटिंग। और यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं CFSE का। CFSE क्या होता है बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा ना, इसका एक्सप्रेशन है जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस पार्ट में और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस पार्ट में, उन दोनों की एनर्जी का समेशन। सो लेट A amount of electrons are here and let the energy of this is -0.4 del naught plus let B amount of energy, B amount of electrons are here, let so maybe that 0, so may that be 0। और अपना टोटल समेशन आ गया CFSE का इतना। सो यहाँ पर अभी हम कैलकुलेट करते हैं कैसे CFSE निकालते हैं, उससे पहले अपन देखते हैं CFSE कैसे वैरी करता है, कैसे स्प्लिटिंग होता है। तो जरूर देखते हैं, यहाँ तक अपन लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अपने रूम से मैनेज करना पड़ेगा, सेंटर में तो सब कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट।
depends upon the OS, but most importantly depends upon strength of the incoming ligand। तो अपना जो इनकमिंग लिगेंड है वो अगर स्ट्रांग हुआ तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है जो अपना स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर वो वीक हुआ तो वहां पर अपना स्प्लिटिंग है जो बहुत कम हो जाएगा। तो देखते हैं यहीं पर 5 सिमिलर लेवल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ये अगर यहाँ से एक वीक फील्ड की तरह स्प्लिट कर रहा है तो यहाँ पर आएगा 1 2 3, इसको हम बोलते हैं T2G, जो अपना गुच्छ होता है DXY DYZ DZX का, और इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं EZ, राइट, इजी। और यहाँ पर अगर ये वीक फील्ड हुआ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में अपना इंक्रीज कर जाएगा ये जो एनर्जी गैप, और डिपेंड करता है लिगेंड के स्ट्रेंथ के ऊपर। और लिगेंड का स्ट्रेंथ हमें कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में चले जाओ बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वहां पर आपको सारे लिगेंड्स के स्ट्रेंथ मिल जाएंगे इन रिलेटिव ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, राइट। सो ये 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स कैसे टूटते हैं ना, T2G एंड EG, और ये वाला अपना गैप ज्यादा है तो इसको हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये वाला गैप कम है इसको अपन लिख देते हैं वीक फील्ड लिगेंड। और यहाँ से पास करेगा कौन अपना, तो अपना बैरी सेंटर, इधर से भी अपना बैरी सेंटर पास करेगा, और ये डेल्टा नॉट वैल्यू थोड़ा कम होगा, तो इस साइड अपना जो डेल्टा नॉट है वो लेस देन होगा पैरिंग एनर्जी के। ओ सर ये पैरिंग एनर्जी क्या होता है, अरे आप लोग भी पैर करते हो ना, तो वहीं पर अपना पैरिंग एनर्जी, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इफोर्ट देने के बाद ही एक कपल बनता है। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आपको अगर जोड़ना है, दो नेगेटिव चार्ज, उन दोनों को पेयर करने के लिए भी हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देना है। अरे भाई होमो मत सोचो, तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देना है, और यहाँ पर ये जो डेल्टा नॉट है वो ग्रेटर देन होगा पैरिंग एनर्जी से, तो यहाँ पर पैरिंग पॉसिबल है। सो पैरिंग एनर्जी का कोई सिंपल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर ए इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर ए इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल। सो ये हम लिख सकते हैं पैरिंग एनर्जी का डेफिनेशन। तो इस तरफ नो पैरिंग, राइट, वीक फील्ड लिगेंड में नो पैरिंग, और इस तरफ पैरिंग। सो ये पैरिंग नो पैरिंग का फंडा क्या होता है अभी अपन देखेंगे डिफरेंट केसेस में, D1 से लेकर D10 तक वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में, और वहां पर अपन डिस्कस करेंगे पैरिंग और नॉन पैरिंग का फंडा क्या होता है। आप लोगों को शायद हुंसुल अबो प्रिंसिपल याद हो, उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हुंसुल और अबो प्रिंसिपल में, और कैसे अपन अप्लाई करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले गुरु वीक फील्ड का किया जाए, वीक फील्ड लिगेंड। तो यहां पर नो पैरिंग, और ये जो पैरिंग है फोर्स पैरिंग है। ऐसा नहीं कि अगर D9 D10 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां पर आप पैरिंग कर रहे हो तो बोलोगे सर आपने तो बोला नो पैरिंग, यहाँ कैसे पैरिंग कर रहे हो। तो ये फोर्स पैरिंग है, क्या हम अभी देखेंगे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड करेंगे। तो अभी देखिए आप D1 में क्या है, आप कैसे स्प्लिट करोगे D1 को। यहाँ पर देखिए मेरा D ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन आया तो ये पहले हाई एक्साइटेड एनर्जी को जाएगा, वो मत भूलिए कभी, यही ऑर्बिटल हाई एक्साइटेड एनर्जी को जाएगा। फिर यहाँ से T2G और EG बनेंगे, ओके। और यहाँ से अपन लोगों का ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाएगा, D1 का इलेक्ट्रॉन, ये D1 का इलेक्ट्रॉन जाएगा यही T2G में। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 1, और यहाँ पर म्यू क्या होगा, इन बोर मैग्नेटम में मैग्नेटिक मोमेंट एग्जैक्ट चाहिए ना अपन लोगों को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 × 1 + 2, सो √3 होगा बोर मैग्नेटम। सिमिलरली स्पिन कितना होगा, +½ राइट, एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में तो +½ स्पिन होगा कि नहीं। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा D1 के लिए वीक फील्ड लिगेंड में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में, तो SM स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज 2s + 1, राइट। सो यहाँ पर 2s + 1 कर लेंगे तो अपना आ जाएगा 2 × ½ + 1, सो ये आ गया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 2।
सिमिलरली ये जो होगा डाया होगा या पारा होगा, तो ऑब्वियसली कुछ तो मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो ये होगा अपना पैरामैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता तो अपन डायमैग्नेटिक बोलते। सिमिलरली यहाँ पर CFAC करिए, जिसके लिए आए थे उसे तो कर लीजिए पहले। तो CFAC देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो CFAC विल बी -0.4 डेल्टा नॉट इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, एंड ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो जीरो ही डाल दो, तो ये हो गया -4 डेल्टा नॉट। यहाँ पर बैरी सेंटर बना लीजिए, एक गैप लिख लीजिए, प्लस 0.6 डेल नॉट, और यहाँ पर ये है -0.4 डेल नॉट। ओके, सो यहाँ पर सिमिलरली D2 के लिए क्या होगा CFAC, तो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर N8 आ जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। यहाँ पर स्पिन, टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपन लोगों का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s + 1 स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3, राइट। तो सब कुछ अपन को क्लियर है। तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट केस में जहां पर डिस्कशन की जरूरत है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.8 डेल नॉट इंटू, और यहाँ पर लिखिए 0.4 इंटू 2, राइट, -0.4 डेल नॉट इंटू 2, तो यहाँ पर हो गया -0.8 डेल नॉट, राइट। CFAC का वैल्यू फॉर D2 इन वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। सो लेट्स डिस्कस व्हेन द थर्ड इलेक्ट्रॉन कम्स। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आएगा वीक फील्ड के लिए, D3 के लिए। बट जब D4 का इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर जाएगा या इधर ही पेयर होगा। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे ना, ये डिसाइड करता है डेल्टा नॉट और पैरिंग एनर्जी का रिलेशन। यहाँ पर जो डेल्टा नॉट है वो पैरिंग एनर्जी से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स्ड पेयरिंग नहीं कर पाएगा इधर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर फोर्स्ड पेयरिंग ना होके, इधर फोर्स्ड पेयरिंग ना होके इधर ऊपर चला जाएगा। सो ये फोर्स्ड पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, और ये उधर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर N कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और अपना निकाल लेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट, और आप स्पिन भी निकाल सकते हैं। टोटल स्पिन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकाल सकते हैं 5। सिमिलरली यहाँ पर CFAC कितना आ जाएगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको दोनों मिल गए। तो नीचे है -0.4 डेल नॉट इंटू 3 प्लस 0.6 डेल नॉट इंटू 1, राइट। सो ये कितना हो गया ना, -0.6 डेल्टा नॉट, राइट। और दिस डेल्टा नॉट विल वैरी फ्रॉम डिफरेंट मेटल टू डिफरेंट लिगेंड, करेक्टली। सो दिस मच अपने कंप्लीट कर दिया वीक फील्ड के लिए। तो वीक फील्ड का कौन कौन सा स्पेशल केस है वो देख लेते हैं। अपन पहले देखते हैं D5 का केस। वीक फील्ड में D5 में यहाँ आता है, और D6 में, सो D5 में अपना N = 5 रहता है, 35 आ जाता है। यहाँ पर बोर मैग्नेटिक मूवमेंट 35, ग्रुप 35 बोर मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है, बोर मैग्नेटन। और यहाँ पर जो स्पिन है वो आ जाता है 2.5 आप बोल सकते हो, तो ये आ जाएगा 6। सो मैक्सिमम स्पिन आ जाएगा D5 में 6 करके, और यहीं पर अपना खत्म होता है। यहाँ पर D5 की बात, अब D10 की तरफ चलते हैं। सो D10 में क्या होगा ना, पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। सो पहले D10 को जाने से पहले D6 को डिस्कस करते हैं। तो D6 में ऊपर में तो ऑर्बिटल नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, आपको नीचे ही ऑर्बिटल दिख रहे हैं, तो यहीं पर ही पेयर कर लेगा। तो ये जो है क्या कर रहा है ना, हुन्स रूल को फॉलो कर रहा है, फॉलोज हुन्स रूल। सो हुन्स रूल क्या है बच्चों, आपको याद है ना, हुन्स रूल था जो आपको पहले क्या करना है, सारे ऑर्बिटल को सिंगली फिल करना है, फिर जाके आपको आगे बढ़ना है और पेयरिंग करवाना है। तो वहां पर आपको पेयरिंग एनर्जी की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन वहां पेयर हो रहा है। और यहाँ पर आप जबरदस्ती पहले पेयर करने की कोशिश कर रहे हो, जो पेयरिंग एनर्जी आपको चाहिए यहाँ पर वीक फील्ड फोर्स में नहीं मिल पा रहा है। तो आपको होपफुली ये सब पैरामीटर्स कैलकुलेट करना आ गया। तो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है CFAC से लेकर यहाँ पर। तो D5 के लिए CFAC अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू 2, तो ये जो अपना टोटल वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड था। फिर D6 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, राइट, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन EG। तो ये अगेन आ जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट। D7 के लिए अगेन आ जाएगा -0.8 डेल्टा नॉट। तो बहुत ही इजी है कि नहीं, CFAC से ज्यादातर बच्चे डरते हैं। काहे डरते हो भाई, इतना ही इजी टॉपिक है, आप डरते हो। तो D10 में भी अपना जो डेल्टा नॉट है 0 आ जाएगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा ना, मैग्नेटिक कैरेक्टर और D10 विल बी
diamagnetic. Otherwise everywhere we have at least one lone pair of electron. D0 और D10 सिर्फ ही diamagnetic होंगे weak field ligand के केस में. So D0 और D10, D0 भी लिख लो, वो भी इंक्लूडेड है ना. अगर स्कैंडियम 3+ का कोई आयन मिल गया या फिर टाइटेनियम 4+ का कोई आयन मिल गया तो वो D0 और D10 दोनों ही डायमैग्नेटिक हैं. बाकी सब में आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हो, S×S+1, 2S+1 और यहाँ पर आप निकाल सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपना बोर मैग्नेटन की मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, तो CFC अपन को पता चल गया. और ये जो डेल्टा नॉट का वैल्यू होता है, डेल्टा O का वैल्यू होता है, वो सेंटीमीटर इनवर्स में कभी कभी दिया जाता है और उसको आपको करना पड़ेगा. सेंटीमीटर इनवर्स भी एनर्जी का एक यूनिट है और उसी यूनिट में ही आपको मैक्सिमम जगह नीट में आंसर दे देता है. कभी कभी उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका भी कन्वर्शन अपन देखेंगे. बट पहले अपन कन्वर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरफ. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में सर स्प्लिटिंग तो वही है, तो क्या लफड़ा हो रहा है ना, फोर्स पेयरिंग का लफड़ा आ रहा है. तो यहाँ पर जो है अपना वुंड्स रूल फॉलो नहीं होगा. तो क्या मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को लिख सकता हूँ SFL? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को क्या मैं SFL लिख सकता हूँ? हाँ सर जरूर लिखिए, आपकी मर्जी. तो यहाँ पर क्या है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में ये देखिए, ये अपना d ऑर्बिटल ऑलरेडी एक्साइटेड है और यहाँ पर ये है अपना बैरी सेंटर. तो ये थोड़ा ज्यादा ऊपर जाएगा और ये थोड़ा कम नीचे जाएगा, राइट. तो यहाँ पर ये हो गया -0.4 डेल नॉट और प्लस 0.6 डेल नॉट. तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं जब D1 होगा, D0 के लिए तो 0 ही है डायमैग्नेटिक, D1 के लिए पहला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा. तो वो सब पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन तक सारा कैलकुलेशन वीक फील्ड लिगैंड की तरफ है और हमने वो सब किया हुआ है. और यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया D3. अब D4 यही है अपना इंपॉर्टेंट केस. और D4 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्या होता है ना, पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर मिल जाता है. पेयरिंग एनर्जी जो है वो लेस देन होता है अपने डेल नॉट के. ये जो डेल नॉट का वैल्यू बहुत ही बड़ा होता है और ये डिपेंड करता है अपने लिगैंड के स्ट्रेंथ के ऊपर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के ऊपर. तो ये जो डेल नॉट वैल्यू बहुत ही बड़ा होता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की बजाय इधर ही फोर्स्ड पेयरिंग करता है. तो इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड पेयरिंग. तो बाकी सब तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे. n का वैल्यू क्या है 2, म्यू का वैल्यू क्या होगा n into l+2 का रूट ओवर, राइट. सो 2 into 2 plus 2 का रूट ओवर which is 4. This will be 8, right. 8 बोर मैग्नेटन, रूट 8 बोर मैग्नेटन. देन सिमिलरली आपको s का वैल्यू इधर की तरफ कितना मिलेगा, सो हाफ प्लस हाफ इज 1, राइट. और यहाँ पर न्यूट्रल हो गया. सो 2s+1 जो कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम है वो मिलेगा अपन को 3. सिमिलरली अभी अपना मेन चीज कैलकुलेट कीजिए. ये तो पैरामैग्नेटिक है, आपको दिख ही रहा है मैग्नेटिक मोमेंट से, तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है. CFSC कैलकुलेट कीजिए. तो ये है -0.4 डेल नॉट अगेन मल्टीप्लाई बाय 4 इलेक्ट्रॉन प्लस P. ये P क्यों आ रहा है, ये जो P पेयरिंग एनर्जी आ रहा है ये आ रहा है फॉर फोर्स पेयरिंग. यहाँ पर वुंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होना था ना, इलेक्ट्रॉन जाना था इजी ऑर्बिटल्स में. ये जो इजी ऑर्बिटल्स है इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना था T2G के सिवाय. सो वुंड्स रूल इज नॉट फॉलोड हियर. वुंड्स रूल नहीं फॉलो होता है इधर. क्यों ना, यहाँ पर जो पेयरिंग एनर्जी है वो लेस देन है अपने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से. तो वुंड्स रूल इधर नहीं फॉलो हो पाएगा और क्या हो जाएगा इधर ना, यहाँ पर हो जाएगा -1.6 डेल नॉट प्लस P. और आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में P का भी वैल्यू दिया होता है, डेल नॉट का भी वैल्यू दिया होता है. तो वहां पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और हम पेयरिंग कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में. और अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. और टेट्राहेड्रल में तो पेयरिंग जैसी कोई चीज ही नहीं होती है. सो आज अपना कॉन्सेप्ट हम ऑक्टाहेड्रल तक ही सीमित रखेंगे. तो इसके और बहुत सारे इंपोर्टेंट केस डिस्कस करेंगे. तो पहले चलते हैं D6 तक. सो D6 तक ही यहीं पर ही पेयरिंग होती रहेगी. तो पेयरिंग कायम रहे. तो D6 पे जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0 हो जाएंगे और अपना ये म्यू हो जाएगा 0. ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक. D6 हो जाएगा अपना डायमैग्नेटिक. और आपको सुबह सुबह मतलब साफ साफ ही दिख रहा है कि 7वें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे. तो 3 फोर्स पेयरिंग मैक्सिमम पॉसिबल है. यहाँ पर 1 2 3 फोर्स पेयरिंग है. और ये दोनों फोर्स पेयरिंग नहीं है. कभी भी इन दोनों के लिए P मत ऐड कर देना कभी भी CFSC में.
तो यहाँ पर कितना है, नहीं हो जाएगा -2.4 डेल नॉट, राइट, 0.4 डेल नॉट इंटू 6। तो कर लीजिए, लिख लीजिए, काहे बोलेंगे सर वहीं पर चीटिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। जब आप ऑर्बिटल को एक्साइट करके ला रहे हो, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो और अपना स्पिन निकाल दो। स्पिन यहाँ पर टोटल स्पिन 0 है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 है। तो ये जो सब्सटेंस है कंप्लीटली पैरामैग्नेटिक, सो कंप्लीटली डायमैग्नेटिक है, बिकॉज यहाँ पर आपको मतलब न्यू भी 0 मिल रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट, और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपको 0 मिल रहा है। सिमिलरली ऐसे अपना जब D7 इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर आप CFE कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है प्लस 0.6 डेल्टा नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो यहाँ पर अगेन और एक इलेक्ट्रॉन उधर आएगा, यहाँ पर आपको 2 ऐड कर देना है, और ये जो 3 पेयरिंग 4 पेयरिंग है वो तो जरूर रहेंगे। और अगर यहाँ पर आ गया तो ऐसे, और यहाँ पर आ गया तो ऐसे। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में आपको ऐसे ऐसे सिनेरियो मिलेंगे। तो D10 का CFE कितना हो जाएगा ना, D10 में CFE हो जाएगा 0, और पैरिंग एनर्जी को तो छोड़ ही दीजिए आप उधर। और यहाँ पर क्या हो गया ना, N का वैल्यू भी 0 आ गया, तो ये भी डायमैग्नेटिक रहेगा, स्पिन भी 0 आएगा। तो यहीं पर ही अपना खत्म करते हैं आज ऑक्टाहेड्रल की कहानी, और कुछ एग्जाम्पल के साथ अपन अगले वीडियो में आएंगे और टेट्राहेड्रल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। So see you in the next class, guys.